हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर में। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इसको करने वाले हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको जो आवाज़ है उसमें खटपट की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि हमारे जो आसपास है उसमें काम चल रहा है, जिससे कि यहाँ तक आवाज़ आ रही है तो साउंड थोड़ी सी क्लियर नहीं हो सकती है। उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहले जो 1773 आया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। 1800 में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1823 में मद्रास में ही दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया। 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें भी इसकी चर्चा थी। 1937 में एक फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 28 जनवरी 1950 को जो हमारा स्वयं का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो हमारे पास 7 जजेस थे प्लस CGI 1950 में। 10 प्लस फिर CGI हो गए, फिर 13 प्लस CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 10 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस। 13 फिर हुए, फिर 17 हुए, फिर 25 हुए, फिर 30 हुए। एट प्रेजेंट कितने हैं, तो 33 हमारे पास अदर जजेस हैं और एक CGI है। टोटल मिलाकर कितने हुए, 34 हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं। जो इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना घटाना है ना, वो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकता है बाय लॉ। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो ये आता है हमारे पार्ट 6 में, सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये पार्ट 6 में आता है। ये आर्टिकल 214 से 231 तक होता है। जो 232 है इसको रिपील कर लिया गया है, यानी कि 232 भी पहले हाई कोर्ट में ही आता था। 232 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, उसको भी इंटरप्रिटेशन का अधिकार मिला हुआ था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाई कोर्ट भी पहले इंटरप्रेट कर सकता था, लेकिन अब सोल बॉडी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही केवल क्या कर सकता है, हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो कर सकता है। इसके बाद हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 5 साल वो एडवोकेट रहा हो SC का, या शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ SC फॉर 10 ईयर मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम है, 5 साल मिनिमम उसे रहना चाहिए। शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। उसको तभी अपॉइंट किया जा सकता है जब वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी माने रखेगा, यानी कि ये 3 क्वालिफिकेशन है, ये होनी चाहिए। वहीं पर जो हमारे पास हाई कोर्ट है उसमें कौन कौन सी हैं कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर, यानी कि वो जुडिशियल जो ऑफिस है उसमें रहा हो कम से कम जो 10 साल है, या शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ SC फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक वो SC का क्या रहा हो, जो एडवोकेट है वो रहा हो। अगर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करें तो CGI का अपॉइंटमेंट, SC में CGI का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। किससे कंसल्टेशन लेगा, SC जजेस से लेगा और SC जज से लेगा। ठीक है, जब किसका अपॉइंटमेंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर वो दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहा है तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी लेगा, CGI की लेगा, SC जजेस की लेगा और SC जज की लेगा। ठीक है, यह SC क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए और CGI हो गए। ठीक है, अदर जजेस के लिए। और अगर बात करें CGI की तो वो कंसल्टेशन किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए और हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए। अगर हम लोग
हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले चीफ जस्टिस की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किससे कंसल्टेशन लेगा? तो सीजीआई से कंसल्टेशन लेगा और वहाँ के रिस्पेक्टिव जो वहाँ का स्टेट है उसके गवर्नर से कंसल्टेशन लेगा। अगर वो हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहा है तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन अब कंसल्टेशन किससे लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेंगे और वहाँ के गवर्नर से कंसल्टेशन लेंगे। कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। कंट्रोवर्सीज हुई थी कंसल्टेशंस को लेकर कि कौन कौन किससे कंसल्टेशन ले सकता है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आते हैं केशवानंद भारती केस में 1973 में। ये 13 जज की बेंच थी। इसमें 3 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, GM सेलत, AN ग्रोवर, KS हेगड़े। इसमें से जो 13 जज थे उन्होंने, उसमें से 7 जजेस ने क्या किया था कि इसके पक्ष में फैसला दिया था और 6 जजेस ने इसके विरोध में फैसला दिया था। आपको पता है जब हमारे पास जो बेंचेज होती हैं वो क्या करती हैं, जब गठित होती हैं तो बहुमत में फैसला दिया जाता है। तो बहुमत में फैसला क्या हुआ था कि 7 जज ने तो इसके सपोर्ट में मतलब दिया था। ये क्या था आपका पता है कि फंडामेंटल राइट्स वाला केस है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में जो फंडामेंटल राइट्स था उसको सपोर्ट किया था, 6 जजेस ने इसका विरोध किया था। तो इसमें क्या था कि जो ये सीनियर मोस्ट जज थे इनमें से किसी को क्या करना होना था, चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन जो सरकार थी उसने इनको चीफ जस्टिस ना बनाकर क्या बना दिया, जो AN राव थे 4th नंबर के जज, उनको CJI बना दिया, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज भी नहीं थे बल्कि सीनियर मोस्ट जज ये 3 थे। तो इसके बाद क्या किया था, इन तीनों ने क्या कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस आया 1977-78 में। ये ध्यान रखिएगा, ये अगर केस की बात करें तो कौन से केस हो गए, ये जजेस केस हो गए, ठीक है। CJI यहाँ पर MU बेग थे, जज बेंच HR कृष्णा, यहाँ पे क्या HR खन्ना जो थे सीनियर मोस्ट जज थे। यहाँ पर जो ये बेंच बनी थी 5 जजेस की बेंच थी। इट इंट्रोड्यूस कॉलेजियम, जो इसी में आया कॉलेजियम आया, कॉलेजियम पहले नहीं था। सेकंड जज केस 1993 कॉलेजियम, CJI प्लस 2 अदर जजेज होंगे SC के, जो कि सीनियर जज जो होगा ना, सीनियर मोस्ट जज, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज ए CJI। तब से कॉलेजियम अभी तक चलता चला आ रहा है। सरकार जुडिशियल जो बिल थी वो लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था को उसने बरकरार रखा था। जो सरकार थी वो कॉलेजियम व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार आ गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो CJI हैं, CJI ही CJI को अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर वो अपना भाई भतीजावाद उसमें होने लगा है। क्योंकि जो फेवरेट होते हैं ना, उन्हीं को क्या करते हैं, वो ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई बार खबरें आती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। केवल और केवल जो सरकार है वो कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर, और किसी भी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और उसकी इंडिपेंडेंसी को भी ख़त्म नहीं कर सकती है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, उसमें जो संशोधन है वो करना आसान नहीं होता है। इसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ टू कंसल्ट CJI एंड हिज एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यानी कि जो CJI एडवाइस देगा वो बाइंडिंग होगा और उसी को क्या करना होगा, जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे जो ये कहेगा वही क्या करने होंगे, अपॉइंट करने होंगे। थर्ड जज केस 1998 President while appointing judges of SC has to consult CJI and 4 senior most judges of the Supreme Court। यहाँ पे हमारे पास केवल CJI कहा गया था। अब यहाँ पर क्योंकि CJI सोल बॉडी था तो यहाँ पर भ्रष्टाचार वो आसानी से कर सकता था, क्योंकि जो CJI है उसकी जो मर्जी होगी वो अपने जजेस को बना देगा, अपने मतलब कि जो उसके थोड़ी बात मानते होंगे
तो यहाँ पे क्या किया गया, थर्ड जज केस में CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कहा गया। तो CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस बनकर कोलिजियम बनेगा। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो CJI प्लस 2 अदर जजेस होंगे। फोर्थ जज केस आया 2015 में। SC इन दिस केस डिक्लेयर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2027 और 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो अभी हमने आपको बताया था कि सरकार एक जो कोलिजियम है उस व्यवस्था को ख़त्म कर एक नई व्यवस्था लेके आई थी, लेकिन उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने यह कहकर खारिज कर दिया कि ये उसकी इंडिपेंडेंसी को ख़त्म कर रही है। SC thinks it is violating constitution because it interfering in the judiciary independency and judicial independency is the basic part of basic structure है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। तो NJAC में क्या था, 6 मेंबर बॉडी थी, 3 क्या होंगे CJI जज, और मतलब कि एक CJI होगा, 2 अदर जज होंगे, 3 क्या होंगे जिसमें एक लॉ मिनिस्टर होगा, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे CJI PM लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। बस यहाँ पर जो ये बात थी ना, ये 3 लोग आ रहे थे, ये उसने कहा कि ये हमारी इंडिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये पर्सन होंगे ना 2, ये क्या हो जाएंगे, ये जो PM हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपॉइंट किए जाएंगे इनके द्वारा, तो ये लॉयल होंगे किसके लिए, PM और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट है उनमें क्या हो जाएगा, उनकी इंडिपेंडेंसी को, जो कोर्ट है उनकी इंडिपेंडेंसी को खतरा है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब ओथ की बात कर लेते हैं कि जब SC जो जजेस हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो ओथ कौन दिलाता है, तो ओथ ऑफ SC जजेस की तो CJI और अदर जजेस दोनों के लिए जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर SC जज की बात करें तो CJ हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हों चाहे दूसरे जजेस हों, उनको जो दिलाई जाती है ओथ वो गवर्नर दिलाता है। टेन्योर की बात करें तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की, जब तक वो 65 साल नहीं अटेंड कर लेते हैं तब तक वो वहाँ पे रहेंगे, जब तक 62 साल अटेंड नहीं कर लेते हाई कोर्ट में तब तक वो वहाँ पे रहेंगे। नोट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच ए मैनर एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पर जो एज को लेकर दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो केवल और केवल जो पार्लियामेंट होगा वो लॉ के द्वारा उसको डिसाइड करेगा। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में कहा गया कि SC जजेस की जो एज थी पहले 60 साल थी उसको 62 साल कर दिया गया। सेम यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार का जो एजेस है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो रिगार्डिंग द एज ऑफ जजेस ऑफ SC शैल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI एंड प्रेसिडेंट्स डिसीजन शैल बी फाइनल। यहाँ पर प्रेसिडेंट के डिसीजन को फाइनल किया गया है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैनर एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, और यहाँ पर CJI से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। नोट, सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशन, लीव एंड प्रिविलेजेस शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। सैलरी कितनी होगी, अलाउंस कितना दिया जाएगा, पेंशन कितनी जाएगी, लीव कितनी होगी, प्रिविलेज कितनी होंगी, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। CJI को प्रेजेंट में 2,80,000 प्रति महीना जो सैलरी है वो मिलती है। दूसरे जजेस हैं उनको 2,50,000 रुपये प्रति महीना जो सैलरी है वो मिलती है। इनकी जो सैलरी और पेंशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से इसलिए आती है ताकि जो इनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बनी रहे। जो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया की सिर्फ जो सैलरी होती है वो प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी हो गई, इसी प्रकार के 2-4 और भी जो बॉडीज़ हैं उनकी जो सैलरी आती है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो उसको 2,50,000 रुपये मिलते हैं। उनके जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसको 2,25,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। सैलरी उनकी भी कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है।
सुप्रीम कोर्ट की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी और इनकी स्टेट से आएगी। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन जो आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सैलरी कहाँ से आती है, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आती है, और अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूवल की बात करें तो रिमूवल इनके लिए सेम होता है, चाहे एससी हो, चाहे एससी हो, चाहे सीईसी हो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे सीएजी हो, चाहे जो हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, इनका जो रिमूवल होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो रिमूवल ध्यान रखिएगा किनका किनका सेम होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गया, हाई कोर्ट के जजेस हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल हो गया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया। इनका जो रिमूवल होगा वो एक ही प्रकार का तरीका अपनाया जाएगा। तो इनका सबसे पहले चार्ज क्या होना चाहिए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 चार्ज लगेंगे। एससी आर रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से रिमूव किए जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक प्रोसेस होगी जिसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट स्टार्ट किसी भी हाउस से किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। अगर यह लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 100 मेंबर की आवश्यकता होगी और स्पीकर की भी आवश्यकता होगी, वो यस कहता है या ना कहता है। फिर यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करें तो 50 मेंबर की आवश्यकता होगी। चेयरमैन उस पर हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं। चार्जेस जब लग जाएंगे और स्पीकर या चेयरमैन उसको जो है अलाउ कर देगा तो फिर उसके बाद जो चार्जेस हैं वो चेक किए जाएंगे 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। 3 मेंबर की कमेटी में सीजीआई या जजेज ऑफ एससी होंगे। अगर सीजीआई के ऊपर क्या है चार्जेस लगे हुए हैं तो जो दूसरे जजेज होंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा, सीजीआई को हटा दिया जाएगा। अगर दूसरे जजेस को ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगे हैं तो सीजीआई को इंक्लूड किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होगा और एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होगा, यानी कि वो क्या होना चाहिए, जुरिस्ट होना चाहिए, यानी कि वकालत या उससे रिलेटेड जो काम है वो करता होना चाहिए। रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास फ्रॉम ईच हाउस विद स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी होती है। तो अभी तक जितने भी जजेस को हटाया गया है वो कौन कौन से हैं, इनमें से मतलब कि इतने जजेस के ऊपर जो था इम्पीचमेंट चला था, लेकिन रेजोल्यूशन पास ना होने की वजह से इनको हटाया ना जा सका, क्योंकि आपको बताया कि इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, तभी इनको हटा पाएंगे। तो इनको हटाना सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को इतना आसान नहीं होता है। बीवी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके ऊपर चला था। पीडी दिनाकरम सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, इनके ऊपर चला था। सुमित्रा सेन कलकत्ता हाई कोर्ट की जज थी, इनके ऊपर चला था। दीपक मिश्रा ये सीजीआई थे, इनके ऊपर चला था। तो इम्पीचमेंट रिटन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो जो इम्पीचमेंट है ना, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसमें सारा प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है। अगर जुरिडिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है और जो हाई कोर्ट है उसको भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूएंटलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इफ ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सेम बात यहाँ पर अवेलेबल होती है हाई कोर्ट। रिट जुडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट जुडिक्शन मिला हुआ है, ताकि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के उनको इन्फोर्स करा सके। एससी कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39 पार्लियामेंट कैन अथोराइज एससी टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेज आल्सो। 139 के अंदर कहा गया है कि पार्लियामेंट उनको अथोराइज कर सकता है रिट्स को दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए।
लेकिन ये किसका ऊपर डिपेंड करेगा, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। SC कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी और गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया किसी को भी वो इशू कर सकती है। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट की बात करें तो द SC अंडर आर्टिकल SC under Article 226 can issue writs for the enforcement of fundamental rights of citizen. SC can issue writs not only for enforcement of fundamental rights, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 32 है। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं इशू कर सकती, बल्कि दूसरे जो लीगल राइट्स हैं उनको भी इन्फोर्स कराने के लिए जो रिट है उसको इशू कर सकती है। अगर बात करें हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स अवेलेबल हैं वो 5 रिट्स अवेलेबल हैं, और जो हमारे पास हाई कोर्ट है उसके पास 6 रिट्स अवेलेबल हैं। SC कैन इशू रिट्स एनी पर्सन, अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ थ्रू आउट द इंडिया। SC कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी और गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बट बाय 15th Constitution Amendment Act 1963, the SC can issue writs to any person or authority of government outside its territorial jurisdiction if case related to that state comes। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिस कोर्ट में जो केस आया है उस कोर्ट में जो केस आया है वो अगर दूसरे गवर्नमेंट की अथॉरिटी के लिए, मतलब कि दूसरे स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड है तो भी वो क्या कर सकती है, रिट्स को इशू कर सकती है। अब हम लोग जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसकी बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का आता है वो आर्टिकल 130 के अंतर्गत आता है। इसमें सेंटर वर्सेस स्टेट का अगर कोई भी बीच में क्या होना चाहिए, डिस्प्यूट होता है या स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो केवल और केवल जो सुप्रीम कोर्ट है वही क्या कर सकता है, उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। द डिस्प्यूट मस्ट बी इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ध्यान रखिएगा जो डिस्प्यूट है वो क्या उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉ और फैक्ट का जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑन विच एक्सटेंट ऑफ एनी लीगल राइट डिपेंड्स। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मैटर रिफर्स टू फाइनेंस कमीशन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री-कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड विद इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ SC। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज आपको देते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो ज़्यादातर होते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के। वहीं पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन का हो गया तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है हाई कोर्ट के। मैटर रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया तो ये भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। disputes relating to the election of members of parliament and members of state legislature, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। इलेक्शन पटिशन इज़ फाइल्ड इन हाई कोर्ट, जो इलेक्शन पटिशन होती है उसको हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया। और यह ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में यहाँ पर जो बॉडीज़ है, यहाँ पे हमने क्या बात की है कि जो हमारे पास पार्लियामेंट और मेंबर होने चाहिए वो स्टेट लेजिस्लेचर के होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, अगर उसकी बात करें तो सोल राइट किसके पास है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत तो SC के पास है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ SC, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन बात करें SC की तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी ओपिनियन दे सकता है। तो जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के ऊपर। तो इसमें 2 प्रकार की एडवाइस होती है, लॉ और फैक्ट से अगर रिलेटेड है तो SC कैन गिव हिज एडवाइस और कैन रिजेक्ट। अगर SC के पास क्या होगा, समय होगा तो वो अपना जवाब देगी, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। और अगर एडवाइस देती भी है तो वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर कोई भी लॉ था उसके ऊपर डिस्प्यूट होता है तो
क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट हैव टू गिव हिज ओपिनियन इन दिस केस। इस केस में वो बाइंड है, उसे ओपिनियन देना ही पड़ेगा, लेकिन जो एडवाइस वो देगा वो ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट उसको माने। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ एससी। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ एससी की बात करें तो आर्टिकल 133 हो गया, 132 हो गया, 136 हो गया और आर्टिकल 134 हो गया। ये अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। 133 के अंतर्गत आप सिविल मैटर्स में अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। 132 के अंतर्गत आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर से रिलेटेड अपील है वो कर सकते हैं। 134 में क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो अपील है वो कर सकते हैं। तो 132, 133, 134 ये आपके पास क्या हो गए, अपीलेट जुरिडिक्शन हो गए। 136 में अपील बाय स्पेशल लीव आ जाता है। आर्टिकल 222 की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ ए एससी जज इज डन बाय द प्रेसिडेंट। ट्रांसफ़र ए से बी की कोर्ट में ट्रांसफ़र होना है तो कंसल्टेशन किससे लेना होगा, कंसल्टेशन कमेटी से। कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को लेना होगा। CJI प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होंगे, कंसल्टेशन कमेटी के मेंबर होंगे। आर्टिकल 126 के अंतर्गत एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अपॉइंट एससी जज एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 127 के अंतर्गत एडहॉक जजेस को नियुक्त किया जाता है। जब काम बढ़ जाता है तो उस समय कुछ समय के लिए टेम्परेरी कुछ जजेस की अपॉइंट कर दी जाती है। ज़्यादातर जो अपॉइंट किए जाते हैं जजेस वो रिटायर्ड जजेस होते हैं। द CJI कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एडहॉक जज और SC ही कैन डू सो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट ऑफ हाई कोर्ट एंड विद इन प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ज़रूरत है वो हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको एडहॉक जज की तरह सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट कर सकती है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत रिटायर्ड जज आते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ SC और ही फॉर हिज अटेंडेंस इन सुप्रीम कोर्ट। ही कैन डू सो ओनली विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड आल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। यानी कि आर्टिकल 28 के अंतर्गत वो रिटायर्ड जजेस को फिर से अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे किसकी कंसल्टेशन चाहिए होगी, एक तो प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होगा, कंसल्टेशन नहीं, ध्यान रखिएगा कंसल्टेशन हमने गलत बोल दिया है, कंसेंट चाहिए होगा। और दूसरा जो जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है उससे वो जो अपॉइंट जिसे कर रहे हैं वो भी तैयार होना चाहिए कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो जजेस की पोस्ट दी जा रही है उस पर वो अपॉइंट हो। आपका आर्टिकल 129 की बात करें तो आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट SC के लिए अवेलेबल है। 215 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और ये डिसाइड करेगा कौन, कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि उस जो व्यक्ति ने कुछ कहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं है और कितनी उसे सज़ा देनी है। ये किसके विवेक पर आधारित है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के विवेक पर आधारित है। ए कॉमन SC कैन बी इस्टेब्लिश फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये पार्लियामेंट ने इशू किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आर्टिकल 231 के अंतर्गत ये कहा गया है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट आता है, 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हाई कोर्ट, और इसी में आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है 215 में आता है। 219 की बात करें तो ओथ ऑफ जजेस, हाई कोर्ट की जो ओथ होती है जजेस की वो दी गई है। 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 223। आर्टिकल 224 में एक्टिंग जजेस को हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। 224A में वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर सकता है। 226 में जो हाई कोर्ट है उसको रिट्स मिली हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट बेंचेज हैं उनको देख लेते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हाई कोर्ट की जो इम्पॉर्टेंट बेंचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो बॉम्बे हो गई, ये इसकी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी SC सीट मुंबई में है।
और इसकी अगर बेंचेस की बात करें तो बेंचेस कहाँ कहाँ पे हैं, नागपुर में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है और संभाजी नगर में है। कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल